होटल के साथ ही हेलीपैड है। And it was good. It was no turbulence. Very good. वकील दोस्त शामपुरी के साथ मीटिंग की। हमारी 18वीं फ्लोर की छत है। ये कोई ऐसी छत नहीं बनाई किसी ने भी। देखिए आप पूरी छतें देख लें, बालकनी के साथ, ये सब मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ। तो ये this will be a dinner place, nice sometime meeting people. But look, there are 4 roofs like this. और ये सब artificial garden, ये garden बना रहे हैं ऊपर, छतों पर garden, something new. हम इसको बोलते हैं रफ़ाल का 360 degree view of London. यानी you come here within 3 minutes you can see the entire picture of London. रिवर थेम्स जो है ना वराज साहब, ये आया है मेरी सक्कर की यादों से। यानी मैं रिवर के किनारे पेरिस में भी रिवर से ज़्यादा दूर नहीं रहता, और मेरे को कोई और चीज़ का शौक़ नहीं है, अच्छी जगह रहने का शौक़ है। मुझे गाड़ियों का शौक़ नहीं है, घड़ियों का शौक़ नहीं है, मुझे कोई ऐसा कोई नहीं, बस अच्छे घर बनाने का शौक़ है। और दरिया के किनारे, क्योंकि सक्कर में रिवर अंडस के किनारे जब मैं लुकस पार्क के करीब रहता था तो दरिया की मौजें और देखना, और मेरे कालाबाग डैम का शौक भी उस वजह से हुआ। तो उसकी वजह समझते हैं कालाबाग डैम बनना चाहिए। कालाबाग डैम ना बनाने की वजह से तो आज हमारे को इलेक्ट्रिकल क्राइसिस है। लेकिन सूबों की मुखालफत है। तो बात यह कि कालाबाग डैम इज़ नॉट अ डिस्चार्ज डैम, इट्स ओनली अ इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूसिंग डैम। इट्स वाज अ सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस। देयर शुड बी नो रीजन दैट वी शुड हैव 30 million people, young people with no future. And secondly, we have failed our people. And secondly, we have failed in hydroelectric power को पूरी तरह हार्नेस करने में। होटल से रवाना हुए। शौक रंग के कपड़े पहनते हैं, तबीयत में भी शौकी हैं। इश्क तो किए होंगे। देखिए, इश्क किए नहीं जाते, इश्क हो जाते हैं। और मेरी बीवी मुझे कहती है कि मेरी बीवी से भी मेरा इश्क ही था। क्या आपने लव मैरिज की? जी जी, इन द सेंस के वो कुवैत में मुलाकात हुई, लेकिन हाँ, इश्क मेरी ज़िंदगी में उन्होंने मेरे बहुत कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा किया, क्योंकि मैंने कोई सतही इश्क नहीं किया। मैंने मोहब्बत जब की तो गहरी मोहब्बत की, तो उस मोहब्बत ने मुझे सबक भी सिखाए और परेशानियां भी सिखाई। आप कितने इश्क कर चुके हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं किए, इन्हें 2 या 1 ऐसे बस। मैं कोई इश्क के मामले में मैं बहुत तुनक ज़र्फ़ हूँ, तो मैं हर लड़की से इश्क नहीं करता। यानी मेरे कोई शौक़ ही नहीं है कि मैं हर औरत के पीछे लग जाऊँ। आपकी गुफ्तगू तो शायरों वाली है। आप बिजनेसमैन हैं या शायर हैं? नहीं, तो मेरे में शायरी तो है ना। मैं बिजनेसमैन होने का ये मकसद तो नहीं है या पैसे के पीछे दौड़ लगाना पागलों की तरह। जो हिस्से नाजुक है, अगर आप उसको बरकरार नहीं रखेंगे तो आप तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो कौन सा इश्क ऐसा था जिसमें जख्म लग गया? नहीं, कई 1-2 इश्क ऐसे थे जो हमेशा जख्म रहे और अभी तक गाहिल हैं। और वो बातें जो ज़िंदगी की होती हैं, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसास भी रही। आपको हुस्न में क्या पसंद है? मुझे एक पर्सनैलिटी एज अ होल अच्छी लगती है। आपके वालिद ने भी लव मैरिज की और आपने भी लव मैरिज की, ये क्या जीन्स आए थे आप में? आपको कैसे पता कि मेरे वालिद ने मेरे वालिद ने लव मैरिज नहीं की। उनके दिल पर जो ज़ख्म था, शायद वो मेरे वालिद का किरदार मेरे अंदर बहुत आया। मतलब वो राइटर ऑथर थे, मैं मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट होता। फेसबुक पर मेरे दोस्त हैं सत्यांदर सागर साहब, लैंड कमिश्नर हैं यूपी के। तो एक दिन वो मुरादाबाद से अमरोहे से मुरादाबाद की हाईवे पर ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने उनको फेसबुक पर उसी वक्त लिखा। उन्होंने अपनी लाइव टेलीकास्ट डाली कि भाई इन रोडों पर तो मेरी वालदा ने भी सफ़र किया होगा, कि मेरी वालदा की पहली शादी अमरोहे में हुई थी और मुरादाबाद नगामा सादात से जाती थी। तो उसने बोला कि इकबाल, ये तो अभी हाईवे अभी बना है, तुम्हारी वालदा यहाँ पर कहाँ सफ़र करेंगे, लेकिन तुम मुझे बताओ कहाँ पर थी। मैं कहा मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि गाँव का नाम नगामा सादात है। कहेंगे अच्छा, गाँव का नाम, कहेंगे किधर है। मैंने कहा कि मेरी वालदा मुझे ये बताती थी कि उनके घर के साथ वाला घर, सैयद मुश्ताक हुसैन आबदी साहब के साथ वाला घर जो था वो जिगर मुरादाबादी साहब का था। कहेंगे अच्छा, तो
कहेंगे जिगर तो आपका तो मशहूर है, मैं जानता हूँ। मैं कहा उनका घर ढूंढ लें, तो कहेंगे क्यों तुम याद रखते हो उसको? तो मैंने कहा कि जिगर साहब जो थे वो रोज़ सुबह या हफ्ते में एक दफ़ा आकर दरवाज़ा खटका कर हुस्न की भीख मांगा करते थे। तो उस पर यानी आप देखें तो उनकी जमा मर्दी देखें, और काले बुचक्कड़ थे माशाल्लाह, लेकिन शायरों में आज़ादा कराम में बड़ा नाम। तो नाना की लड़ाई भी हो जाती थी। तो क्या जिगर मुरादाबादी नाना से रिश्ता मांगने आते थे? नहीं, नाना की बीवी से आकर नानी से आकर ये हुस्न की भीख मांग रहा हूँ। देखिए एक बात नहीं कि अंदाज भी होते हैं ना। आप ये देखिए उस जमाने में राह रवी के भी अंदाज थे, लेकिन उन्होंने ढूंढ लिया। और 10 दिन बाद उन्होंने पता लगा लिया घर का, और मुझे कॉल किया, और फिर घर के फ़ोटो टूट गया था, गल बिल्कुल नया बन गए हैं। कुदरतुल्लाह शाह के ख़ानदान से भी कोई आपका तल्लुक़ था, वो क्या किस्सा है? मेरे अब्बा ने जब शक्कर में मुझे उंगली पकड़ा कर जाते थे, तो उनकी उम्र जब 72, 73, 74 साल थी, और मैं जब 10-11 साल का बच्चा था तो उनसे सीखता था। तो मैंने अब्बा से पूछता था कि आपने इस उम्र में क्यों शादी की? तो अब्बा बोलते थे कि बेटा मैंने जो मेरी शादी हुई थी पहली वाली वज़ीर बेगम, उनसे मेरी मोहब्बत नहीं थी। तो मैं कहा अब्बा फिर मोहब्बत नहीं थी तो शादी क्यों की? क्योंकि मोहब्बत किसी और से। तो मैंने फिर अब्बा से पूछा कि किससे मोहब्बत की? तो कहेंगे कि हमारे गांव में 1800 शाहपुर की बात कर रहे थे कि 1905 और 1906 में मेरी एक लड़की के साथ मोहब्बत थी। तो गाँवों की मोहब्बतें जिस तरह होती हैं, तो कहेंगे कि वो मोहब्बत बहुत शदीद थी, और मैं उसको अभी आज तक भुला नहीं सका। अब ये बात कर रहे हैं 1968-69 की, और ये मैं तस्करा 63 साल पहले की। तो मैंने कहा कि कौन थी वो? कहेंगे उस ज़माने में अयूब खान साहब हुकूमत करते थे। कहेंगे कुदरतुल्लाह शहाब साहब को देखते हो? बोले इसकी माँ से मेरी पहली मोहब्बत थी। कि बेचारी क्या मासूम सी मोहब्बत, मुराद ये कि एक तरफा ही होगी, या ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा नौज़बिल्लाह। तो कहेंगे कि वो मेरी, तो कहेंगे वो दिल पर अभी तक घायल है। अब्बा बोल रहे हैं, बूढ़े आदमी। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर अब्बा का इंतकाल हो गया 1976 में, मैं भी भूल गया। अब जब ये किस्सा हुआ सनतैद सागर का, तो मैं कहा मैं अब्बा का भी तो गाँव ढूंढे। मेरे दूसरे दोस्त हैं राजन सोनी साहब, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो थे, कैप्टन साहब उनके कज़न वज़न हैं, हाँ जी, उनके कैप्टन में उनके दोस्त हैं। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि इकबाल तुम होशियारपुर क्यों नहीं आते? मैं कहा आप मुझे वो गाँव ढूंढ दें मेरे वाले। तो कहेंगे अच्छा उसके कोई अता पता बताओ। तो मैं कहा गाँव का नाम क्या है? मुझे गाँव का नाम ही नहीं पता। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा अच्छा मुझे कुदरतुल्लाह शहाब की माँ का, तो मैंने कुदरतुल्लाह शहाब का नाम डाला। तो मैंने कहा कि उनकी अम्मी का नाम ढूंढता हूँ। तो इत्तेफाक से उन्होंने किताब लिखी हुई है माँ। तो मैंने वो किताब को फ़ौरन मंगवा लिया। देखा तो उस पर तो लिखा था कि नहीं हम तो सरगोदा के हैं। और वो मैंने कहा अब्बा ने पता नहीं मुझे क्या बात कह दी, ये तो किताब में। तो जब किताब के कुछ समय पढ़े तो फिर मुझे ख्याल आया कि ओवरनाइट होशियारपुर से बैलगाड़ियों में बैठकर ये कैनाल डिस्ट्रिक्ट्स बन रहे थे, ज़मीनें गरीब लोगों को देते। तो अपने उस ज़माने में गुरबत तो बेइंतहा थी। तो उसमें बैठकर ओवरनाइट होशियारपुर से वो लोग उधर अपने कैनाल वाले डिस्ट्रिक्ट में चले गए थे। तो अब्बा सुबह उठे तो वो खातून वहाँ पर चली गई थी। तो वो कुदरतुल्लाह शहाब का किस्सा भी मुझे थ्रू गूगल, थ्रू इंटरनेट, थ्रू फेसबुक एंड गूगल आई डिस्कवर्ड कि दैट इज़ हाउ आई डिस्कवर्ड माई विलेज। इकबाल लतीफ़ साहब ये बताएं कि आपकी सालाना या माहाना आमदनी कितनी है और कहाँ से आमदन के ज़राए हैं? देखिए एक बात है कि मेरी जो आमदनी है वो ज़्यादातर उसका ज़रिया कुवैत में है। और मैं कुवैतियों का एक किस्म का 40 साल से उनका वो कहिए कि पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ। और अल्लाह का शुक्र से कि मैंने कुछ और तो दुनिया में नहीं कमाया, लेकिन ट्रस्ट बहुत कमाया। पेरिस और लंदन के जो होटल हैं इनके मालिक तो आप खुद हैं। लेकिन होटलों के मालिक भी हूँ, और बहुत सी अदर प्रॉपर्टीज़ हैं जो कुवैतियों की हैं, जिसमें मेरा एक एक्टिव, मैं प्रेसिडेंट हूँ उस कंपनियों का, 40 साल से हूँ। कई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने नाम कमाया, जैसे आगा हसन आबदी, आरफ नकवी, लेकिन बहुत अरूज पर पहुंचने के बाद वो किसी न किसी मुकदमे में फंस गए और सारा जवाल आ गया। इसकी क्या वजह समझते हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। देखिए मेरे ख्याल में एक्सपेंशन को बेलगाम नहीं होना चाहिए, एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अपने आप को इतना एग्जैजरेटेड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट करना चाहिए कि आप बेइंतहा मुलाजमीन बढ़ा दें, बेइंतहा अपने खर्चे बढ़ा दें और दूसरी का चेहरा लाल देकर अपने चेहरे को भी लाल कर लें। आप बिल गेट्स के साथ बैठकर बिल गेट्स नहीं बन सकते। आप है ना दुनिया में अपने आप को तबाह करना चाहते
करते हैं ना तो अपने ख़र्चों को बढ़ा लें कि यार्ड ख़रीद लें, प्लेन ख़रीद लें, अब बेफ़ायदा की $1 मिलियन के खर्चे कर दें, अपने आप की प्रमोशन, सेल्फ़ प्रमोशन में लग जाएं, वो बेकार चीज़ें होती हैं। मेरी ज़िंदगी में मैंने ये सबक इनसे ही सीखे कि मैं अपने अखराजात को अपनी इनकम से 30 या 40% पर रखता हूँ। आपकी अहलिया जो है वो फ़ारसी स्पीकिंग है, पर्शियन है, ईरानी है, ये बताएं कि उनके साथ किस ज़बान में आप बात करते हैं? मैं अपनी इंग्लिश में ज़्यादातर बातें करते हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है तो वो पर्शियन में बात करती है, फिर मैं भी पर्शियन में जवाब देता हूँ। आप कौन कौन सी ज़बानें जानते हैं? मैं कई ज़बानें जानता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं एक मल्टी फेसेट सोसाइटी का मेंबर हूँ। पहली बात तो यह है कि मेरी वाइफ पर्शियन है, तो मैं पर्शियन उनसे सीख ली। उसके बाद मुझे उर्दू तो आती है, जैसे आपसे मेरे वालिद मेरे पंजाबी थे, वो बोलते थे काका कितने बह जा आराम नाल की रोला पाया है, तो उनके एक पंजाबी अंदाज़ था, तो ही वॉज प्राउड ऑफ दैट। उसके बाद मेरी जो बॉसेस हैं वो अरब हैं, तो अरबिक सीख ली। फिर फ्रांस में रहा तो फ्रेंच मेरी बोलने में शायद 30% होगी, लिखने में शायद 25-30% है, लेकिन समझने में 90% है। तो उसके बाद मैंने सिंधी को मैं 99.9% पूरी तरह समझता हूँ। मैंने शाह लतीफ़ भटाई के कलाम को पढ़ा, शेख अयाज साहब के कलाम को मैंने तर्जुमा भी किया है। तो ये चीज़ें एक बुनियादी पाकिस्तानी प्रोवेंशल लैंग्वेजेस और एक ग्लोबल लैंग्वेजेस। अब मेरा शौक़ जो है वो मैं सोचता हूँ कि मैं एक और ज़बान सीखूँ, और वो ज़बान है इंसानियत की ज़बान, और कि सबसे बात कर सकूँ।